Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be in best of your health and you will be ready to have the knowledge of the next and second last phylum, and that is the mollusks. What are mollusks? Why they are called so, and what are their other attributes? To learn all this stuff, let's move to the whiteboard. Yes, my dear zoologists, you know very well we have started phylum mollusca. और जाहिर है हस्बयात हम लोगों ने वो तमाम पैरामीटर्स जो हमने स्टडी करने हैं हमने ऑलरेडी बोर्ड पे प्लेस कर दी हैं सो दैट कि उसमें से कोई भी चीज आप लोगों से ना रह जाए या मिस ना हो जाए। सो चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 13 है और हम स्टडी कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है कॉइन्ड बाय, यानी कि ये जो टर्म थी मोलस्का ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? तो आंसर इज कि there was a scientist, his name was Johnston. तो इसने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था, that is called the mollusk. Now a question arises in our mind कि what is basically the meaning of mollusk? तो answer is soft body. तो whenever we use the term what mollusca, तो इसका मतलब होता है soft body. अब हम अपनी ज़ूओलॉजी में सॉफ्ट बॉडी के लिए टर्म और यूज करते हैं विसरा, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनकी बॉडी कैसी होती है? बहुत ही सॉफ्ट, राइट। जो लोग मरीन फूड खाते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि ये वाकई बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन नेचर ने इनको एक और फीचर भी दिया एज डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। वो क्या था कि इन पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन के लिए एक स्केलेटन भी दिया गया। तो इस लिहाज से आप दो डायग्नोस्टिक फीचर यहां पे लिख सकते हो कि नंबर 1 इज सॉफ्ट बॉडी एंड अदर वन इज स्केलेटन, एंड दैट पर्टिकुलर स्केलेटन इज नथिंग अदर देन शेल। तो आप लोग इन्हें शेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, राइट। Now what is the taxonomy? आपकी बुक के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। तो taxonomy के पॉइंट ऑफ व्यू से my dear students, these organisms have got what? Tremendous diversity and there are approximately 50,000 species. तो ये आप लोगों ने फिगर अपने माइंड में जरूर रखनी है to attempt questions in Lahore board. 50,000 species. अब क्या इतनी ज्यादा स्पीशीज किसी और फाइलम में है? तो आंसर इज यस। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था दैट इज अ फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। Another important thing is कि आप लोगों की बुक ने हमें ये बात बताई है कि एज पर योर स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज कि हमारे मोलस्का के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 क्लासेस। तो ये समझ लें कि हम लोगों ने इसको फाइलम मोलस्का को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द टेक्सोनॉमी ऑफ दिस वेरी फाइलम दैट इज कॉल्ड एज मोलस्का। Now we want to see the evolutionary status. आपको पता है कि नॉर्मली मैं ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स में आप लोगों के साथ हर एक फाइलम के डिस्कस किए हैं सो दैट कि आपके माइंड में एक एवोल्यूशनरी पिक्चर बनती रहे। तो आप लोगों को याद है कि जो ही हम लोग कहां से इवॉल्व हुए थे? किसी को याद है आप में से? यस, प्रोटोक्टिस्टा से। तो प्रोटोक्टिस्टा वर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन जो ही हम उससे आगे आए तो हम लोगों ने जिस चीज की बुनियाद रखी दैट वाज मल्टीसेलुलरिटी। तो उस पहले ही स्टेप के बाद जितने भी फाइला है मेरे पास मींस पोरिफ्रा, सिलेंट्रेटा, प्लेटलमंथिस, निमाटोडा, एंडेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड ऑल अदर्स, they are basically what? True multicellular. So these are true multicellular or multicellular, whatever you want to pronounce, लिख सकते हो। As far as the zoa is concerned, so they are not parazoans. They have got the what? Tissues. So tissues are present in their bodies.
So we would love to see them at what? Eumeta zones. Eumeta zones. Right. And what is their symmetry? It is very important. आप लोगों को याद है, आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे टी का वर्ड लिखा हुआ है. इस टी से क्या मुराद है? ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए लिखा. जाहिर है ये बात मैंने आप लोगों को भी कैटेगोरिकली बतानी थी, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. सिमेट्री स्टूडेंट्स ये है कि दे आर बेसिकली बाइलेटरल इन सिमेट्री. बाइलेटरल. आपको ये वाली बात भी याद है कि हम लोगों ने फाइलम प्लेटिलमंथिस से ऑनवर्ड, इंक्लूडिंग फाइलम प्लेटिलमंथिस, जो ग्रेड बनाया था दैट वाज बेसिकली ग्रेड बाइलेटरिया. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइलम प्लेटी से ऑनवर्ड है, यहां तक कह सकते हैं इंसान भी, वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं. सो दे आर नॉट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. दे आर ऑल्सो व्हाट? बाइलेटरल सिमेट्रिकल. प्लस इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारे पास सेफलोपॉड्स एक ऐसा ग्रुप है कि जिन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इस टी के प्रोसेस को ऑपरेट किया. एंड टी इज नथिंग अदर देन द फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शन. तो इस पर्टिकुलर टॉर्शन की वजह से ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? ये हो गए स्टूडेंट्स एसिमेट्रिकल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स दे आर what? Bilateral symmetrical. And now we want to discuss the next concept. And next concept is the coelom. You know very well कि जो ही हम लोग फाइलम नीमाटोड से आगे चले थे तो हमारे पास ट्रू coelom बन गई थी. तो as far as the coelom is concerned, they are basically true coelomates. So these organisms are true coelomates. And if you want to know about the type of their coelom, definitely they are schizocellus. ये क्या होती है? बहुत बार डिस्कस हुई आप लोगों के साथ. So just I want to mention and I don't want to discuss it over here. And as far as the stomy is concerned, आप लोगों को ये वाली बात भी टिप या ये स्टेटमेंट अपने माइंड में याद रखनी है कि एकाइनोडर्म से पहले जितने भी फाइलम हैं, एकाइनोडर्मेटा से पहले जितने भी फाइलम हैं, all of them are protostomes. तो ये भी हमारे पास प्रोटोस्टोम्स हैं, यानी कि जो पहला मुंह बनेगा, जो पहला सुराख बनेगा वही माउथ बन जाएगा. एंड यू नो वेरी वेल, एक और नाम भी था, दैट इज द प्रोटेरोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स आर सेम थिंग. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल एवोल्यूशनरी फेजेस इन द टर्म्स ऑफ देयर, वही बात है ऑन्टोजनी, कि अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये किस किस फाइलम को किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाइवर्सिटी. एंड फॉर दिस वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम. अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं इसकी डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब वही बात है इख्तलाफ, वैरायटी. तो वैरायटी की मैं बात करूंगा तो डाइवर्सिटी हमें नजर आती है बहुत ज्यादा किस में? इन ऑर्गेनिज्म में. यानी कि मेरे पास कि साइज वाइज ये ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत लार्ज भी हो सकते हैं. स्मॉल भी हो सकते हैं, बहुत लार्ज भी हो सकते हैं. और अगर मैं लार्ज होने की बात करूं तो हमारे इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड का, हमारी इनवर्टिब्रेट दुनिया का जो बेताज बादशाह है इन द टर्म ऑफ साइज, दैट इज बेसिकली ऑक्टोपस. तो ऑक्टोपस सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट्स है, तो इस लिहाज से ये एक लीडिंग ग्रुप है. प्लस अगर मैं बात करूं इसकी शेप के बारे में, तो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज एंड शेप. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस देयर हैबिटेट. तो हैबिटेट में भी जाहिर हमारे स्टूडेंट्स, दे आर वेरी डाइवर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन. इनमें मेरीन ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हर किसी नहीं है कि इनके पास फ्रेश लिविंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है. देयर आर. सो फ्रेश लिविंग, फ्रेश वाटर डिवेलर्स भी यहां पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर डिवेलर का मतलब है उसमें रहने वाले, राइट. प्लस इसी पर्टिकुलर ग्रुप के मुझे ऐसे मेंबर्स भी नजर आते हैं कि जो कहां रहेंगे? जाहिर है टेरेस्ट्रियल मींस ड्राई लैंड पे रहेंगे, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं. हाउएवर यूजुअली दे फाउंड क्लोज टू द डैम्पनेस, जहां नमी होगी, जहां पानी होगा,
ये आमतौर पे वहां पे रहते हैं और बहुत पानी से दूर आमतौर पे मोलस्क नहीं पाए जाते। डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मोलस्का का एक फीचर तो ये है कि उनके पास एक सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन एक ये वाला फीचर भी आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि दे डू हैव द शेल। और अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के शेल के फंक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली शेल इज देयर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये वाला स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन में हर्डल क्रिएट करता है, रुकावट पैदा करता है, ग्रोथ को भी ये रिटार्डेड रखता है। लेकिन बहरहाल शेल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस जंगल के कानून में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेंगे। उस पर्टिकुलर वॉर में, उस पर्टिकुलर जंग में इस शेल ने बहुत की रोल प्ले किया है। राइट, सो शेल में भी एक्सो बाहर भी हो सकता है और एंडो अंदर भी हो सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्टिकुलर स्नेल को देखोगे तो इस स्नेल में शेल इज आउटसाइड, लेकिन अगर आप इस स्क्विड को देख रहे हो, ऑक्टोपस को देख रहे हो, तो इसमें इनका जो शेल है इट इज लाइंग इनसाइड, तो देयर मे बी द एंडोस्केलेटन और मे बी द एक्सोस्केलेटन। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो दीज पर्टिकुलर शेल्स दे आर बेसिकली एपिडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, किसके? ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल कवरिंग आउटसाइड द विस्ट्रा दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। तो इस पर्टिकुलर मेंटल की एपिडर्मल सेल्स में एबिलिटी होती है कि दे कैन प्रोड्यूस एंड सेक्रीट शेल अराउंड देम, और बहुत जगहों पर ये शेल हर साल बड़ा होता रहता है या नया बनता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, look at this particular freshwater mussel. It has got what the exoskeleton or outer shell, and this very shell is basically showing line. तो ये जो लाइन है ये 8 साल में समझ ले एक बनती है, तो इसे हम लोग एनुअल रिंग्स भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर एक नॉन सर्कुलर पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज द अम्बू। राइट, तो ये है हमारे पास कुछ फीचर्स किसके? मेंटल के। इस पर्टिकुलर मेंटल के अंदर की जो लेयर है दैट इज नॉर्मली वेरी वेरी यू कैन से शाइनी, और उसके नीचे रिले करती है मेंटल, और मेंटल के अंदर सेव होते हैं इसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट जिन्हें हम नाम कह देते हैं विस्रा। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम एंड दैट इज कॉल्ड एज जनरल बॉडी प्लान। आप लोगों को देखेंगे तो इस ऑर्गेनिज्म को हम 3 बेसिक रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एंटीरियर, एंड यूजुअली द एंटीरियर पार्ट इट इज यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय द हेड, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू बट इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, where it is not true, definitely it becomes a freshwater mussel, but it is true for octopus and squids, right? So anterior portion that is used for the you can say in anterior direction, in forward direction it is usually head. Then if you look at the dorsal side, so it is usually occupied by the shell. It is usually occupied by the shell. Look at this particular snail. So snail's dorsal side, आपको पता है dorsal क्या होती है? ऊपर वाली। तो जो इसका ऊपर वाला side है, it is occupied by the shell. आगे वाली side देखें, it is very much occupied by the head, and head is provided with the you can say eye spots and tentacles that is used to have information from the surroundings. Now look at its ventral side. जो नीचे वाली side है, तो it is usually occupied by a muscular foot. और आपको पता है कि जब भी हम लोग फुट की बात करेंगे, और वो भी जाहिर है दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो इसके पीछे हमें एक ही लॉजिक समझ आती है कि इट विल बी हेल्पिंग इन लोकोमोशन। तो डेफिनेटली यही बात यहाँ पर है कि दिस पर्टिकुलर मस्कुलर फुट इट इज हेल्पिंग इन लोकोमोशन। इवन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फ्रेश वाटर मसल को देखें तो इस वाले केस में भी यही बात है कि इसके साइड पे या इसकी वेंट्रल साइड पे हमारे पास एक क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर फुट। और अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको नजर आता है कि whenever this particular freshwater mussel want to move, it opens up its 2 valves and then protrude out, बाहर निकालता है अपना ये मस्कुलर फुट and then carry out an imbalanced, गैर मुतवाजन, हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं undulating movement. And same is true with what? Snail. Why they are doing so? Because आपको याद होगा हमने एक फिनोमेना पढ़ा था अभी इसी बोर्ड पे, टॉर्शन। तो टॉर्शन में इनकी डेवलपमेंट क्या हो गई? एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल होने की वजह से फुट एक साइड पे बना और दूसरी साइड पे नहीं बना।
That's why this organism can only carry out undulating movements, that is imbalanced movement. If you look at their digestive system, तो इनका digestive system कैसा है students? Tube-like. Yes, it is how it is tube-like. और जाहिर है जब मैं बात करूंगा tube-like की तो it has got a mouth, it has got an anus, सभी tube-like है. और इसका जो mouth और anus है, it is not lying outside. I'm talking about particularly freshwater mussel. Its mouth and anus both are lying inside the shell because the shell is protecting the soft body part. इसका mouth anterior side पे होगा और सारे anus उसकी posterior side पे होगी. फर्दर डिटेल जाने की जरूरत हमारे पास नहीं है बिकॉज आपकी बुक में मेंशन भी नहीं है, वरना इसको डिस्कस किया जा सकता था यहाँ पे. सो इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड टर्मिनेट्स एट एनस एंड डेफिनेटली इट इज प्रोवाइडेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे पास ये है कि इनमें से जो फ्रेश वाटर मसल्स है पर्टिकुलरली दे आर फिल्टर फीडर्स, और इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के लिए मेरे पास बकल सेराई प्रेजेंट हैं जो कि फूड को फिल्टर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ फूड के पार्टिकल्स को ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, एंड नथिंग अदर that is mentioned in your book, right? And then what is the respiratory system? Respiratory system is again very advanced, and usually it is you can say assisted by nothing other than gills. तो इनके जो मैरीन और एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके पास डेफिनेटली गिल्स प्रेजेंट हैं, और अगर आप इन पर्टिकुलर गिल्स को देखें तो दे आर बेसिकली लाइंग इन मेंटल कैविटी. ठीक है, तो ये आमतौर पे पैलियल कैविटी या मेंटल कैविटी के अंदर लाई करते हैं आउटसाइड द विस्ट्रा, एंड दे आर प्रोवाइडेड विद फ्रेश वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. डेफिनेटली फ्रेश वाटर इज टेकन इन बाय you can say inhalant siphon and taken out by exhalant siphon, right? If you look at respiratory pigment, तो इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम मेरे पास क्या है? हीमोसायानिन. और इसी पर्टिकुलर हीमोसायानिन की वजह से ही इसके जो ब्लड का कलर है इट इज ब्लू. सो आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर ब्लू कलर को डिफरेंट किस्म के स्क्विड्स एज एन ऑर्गन ऑफ डिफेंस पे यूज करती हैं और एस्केप करने में भी हेल्प करता है यही वाला पिगमेंट इन पर्टिकुलर स्क्विड्स को और ऑक्टोपस को. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. I mistakenly wrote it as respiratory system and now I have corrected it. So we are going to start circulatory system. Circulatory system मेरे पास दो किस्म का होता है. एक को बोलते हैं क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसके लिए मैंने इसकी दो क्या बना दी है? टाइप्स या क्लासेस. उनमें से एक है सेफलोपॉड्स. क्या होते हैं सेफलोपॉड? इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यू कैन से क्लासिफिकेशन में. तो बहरहाल नजर नाम तो इंडिकेट कर रहा है कि सेफलो मीन्स जिनका कोई हेड रीजन बड़ा सर होगा इनका. तो बहरहाल हम सेफलोपॉड्स की बात कर रहे हैं कि सेफलोपॉड्स के अंदर मेरे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. लेकिन जो मेरे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव गॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? अदर आर्थ्रोपोड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर आर्थ्रोपोड्स. So they have got what? Open circulatory system. ठीक है, और इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड है वो हार्ट में से निकल के साइनसेस में चलता रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आप लोग इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू मिक्स अप द ब्लड, बिकॉज कि जो इसका हार्ट है उसके अंदर देयर आर टू एट्रिया and there is one ventricle. तो इसके लिहाज से इसका मतलब ये होगा कि बॉडी से आने वाला ब्लड और गिल से आने वाला ब्लड डेफिनेटली दो डिफरेंट एट्रिया में पहुंच रहा है. लेकिन जब ये दोनों एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे और ब्लड वेंट्रिकल में एंटर होगा तो वेंट्रिकल में एंटर होने के बाद ब्लड मिक्स हो जाएगा, राइट? और मिक्स होने के बाद जाहिर है ये फिर दोबारा से बॉडी में से गुजरने के बाद उससे गिल्स में से दोबारा से क्या होगा? एयरेट होगा. ब्लड पिगमेंट की बात अभी मैंने की आप लोगों के साथ कि इसका जो ब्लड पिगमेंट है इट इज नोन एज हीमोसायानिन,
और इस पर्टिकुलर हीमोसायनिन का कलर में डेलिबरेटली लिखा है ब्लू, तो ब्लू ही है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम डिस्कस ही करना चाह रहे हैं कि व्हाई इट्स कलर इज ब्लू, बिकॉज कि इस हीमोसायनिन के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है दैट इज द कॉपर, Cu। आपको पता है कि आप लोगों की हीमोग्लोबिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, आयरन। उस आयरन की वजह से आप लोगों के हीमोग्लोबिन का कलर रेड, लेकिन इस हीमोसायनिन में कॉपर की वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ वी वांट टू डिस्कस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी दे आर वेरी वेरी एडवांस। हाउ दे एडवांस? बिकॉज कि नेचर ने इनको गैंग्लिया दिए हैं। क्या दिए हैं? डेफिनेटली गैंग्लिया। और अगर आप लोग इनके गैंग्लिया की बात करें तो गैंग्लिया 3 किस्म के हो सकते हैं। नंबर एक इज सेरिब्रल गैंग्लिया, और सेरिब्रल का मतलब होता है हेड रीजन में पाया जाने वाला गैंग्लिया। अदर वन इज कॉल्ड एज विसरल गैंग्लिया। ये जाहिर है नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स में होंगे। एंड अदर वन इज कॉल्ड एज अ पीडल गैंग्लिया। जाहिर है ये उसके फुट में होंगे। इट शुड बी देयर बिकॉज के पीडल गैंग्लिया की वजह से ही तो इसकी बॉडी के पार्ट्स फुट के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जाहिर है अगर मैंने हेड से मैसेज भेजना है पांव को, तो उसको आपस में जोड़ने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, कॉमिशनल नर्व्स भी होनी चाहिए। तो यस, दे डू हैव कॉमिशनल नर्व्स, राइट। लेकिन आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेटस है, एंड दैट वेरी इनवर्टिब्रेट इज ऑक्टोपस। तो इस लिहाज से इस ऑक्टोपस को हमारे इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। नाउ वी वांट टू मूव टू द लोकोमोशन। अगर आप ये लोकोमोशन की बात करें तो लिखा था मैंने अभी आप लोगों के पास कि दे हैव गॉट नथिंग other than a muscular foot, and that particular muscular foot is normally just one in number and it is asymmetrical। और इस पर्टिकुलर asymmetrical होने की वजह से ही इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, इम्बैलेंस्ड। और अगर आपको याद हो तो मैंने टर्म यूज की थी क्या, अंडुलेटिंग मूवमेंट से शो करते हैं, राइट। इसके अलावा जाहिर है जैसे मैंने पहले बोला बहुत वैरायटी है हमारे पास। इनके बॉडी के मसल्स भी इनको मूव करने में हेल्प कर सकते हैं, और इनके प्रेजेंट जो ओरल आर्म्स हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं इसके लोकोमोशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सक्रीशन। अगर मैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो इट इज अगेन वेरी एडवांस। किस सेंस में एडवांस है कि इनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, एंड दैट वेरी special excretory organs, they are called as what, metanephridia, META, meta, NEPHRIDIA, metanephridia। और ये जो मेटानेफ्रीडिया है ये इसकी पेरिकार्डियम के साथ ही प्रेजेंट है, और पेरिकार्डियम से डायरेक्टली ब्लड इस मेटानेफ्रीडिया में आता है। और मेटानेफ्रीडिया, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कि मेटानेफ्रीडिया एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होते हैं, एंड दैट वेरी फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। सो नेफ्रोस्टोम के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। नेफ्रोस्टोम्स बेसिकली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं करंट्स को, और इस करंट के रिजल्ट में इसका बॉडी फ्लूइड इस नेफ्रीडिया में एंटर होता है। जरा यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रिब्जॉर्प्शन करेंगे, और करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे हम लोग कहां से निकाल देंगे, नेफ्रीडियोपोर के अंदर। और नेफ्रीडियोपोर्स फिर इसको पुश कर देंगे इनटू द मेंटल कैविटी, और इस पर्टिकुलर मेंटल के MENTL मेंटल, और इस पर्टिकुलर मेंटल कैविटी से फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सएलेंट साइफन के थ्रू बॉडी में से बाहर चले जाएंगे, राइट। इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास अभी रिप्रोडक्शन रहती है, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स रहती हैं, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है। ये सारी बातें आप लोगों से हम करेंगे इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 14 के अंदर, और होप कि आपने इन सारी की सारी बातों को डेफिनेटली माइंड में जगह दी होगी, और आप
इन सारी बातों को डेफिनेटली यूज करेंगे टू स्कोर दोज वेरी प्रेशियस मार्क्स दैट मे एनेबल यू टू जॉइन मेडिकल कॉलेज। इसी दुआ के साथ कि आपको आपकी मंजिल जरूर मिले और आप अपने वालिदैन के लिए बड़े फख्र का सबब हो। आई वॉन्ट टू से यू गुड बाय, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you all will be very fine and you will be ready to have the knowledge of the second part of this very phylum, that is a phylum Mollusca. And in this topic we shall discuss only three things. One of them is reproduction, second two is the classification, and last one is the economic importance of this particular phylum. So without wasting our time, let's jump to the whiteboard. Yes, my dear zoologists, particularly invertebrate zoologists, you know we are discussing the phylum that is called as phylum of soft-bodied organism, that is none other than phylum Mollusca. और हम phylum Mollusca की आज जिस एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे उसमें से पहला क्या था, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर दी है नंबर 1 पे सेक्सेस, तो इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू इम्पार्ट टू योर फर्टाइल ब्रेन इज कि जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट। इसका मतलब ये है कि जो मेल यू कैन से मोलस्क हैं दे आर डेफिनेटली डिफरेंट एंटिटीज एज कम्पेयर टू द फीमेल। ज़ाहिर है मेल ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ होता है, फीमेल मुख्तलिफ होता है। और अगर हम सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें कि जैसे कि हम देख के पे बता सकते हैं कि जनाब ये एक लड़का है या एक लड़की है या एक मर्द है या एक औरत है, तो क्या मैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जेंडर्स को, सेक्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बयान कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। इट मींस देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन दीज वेरी ऑर्गेनिजम्स। और अगर आप दिखना चाहते हैं कि इनमें से मेल स्क्विड कौन सा है या फीमेल स्क्विड कौन सा है, तो देन यू हैव टू कैरी आउट इट्स सर्जरी। और आपको पता है कि अगर हम सर्जरी करेंगे तो वी हैव टू हैव the finding of primary sex organs के if these primary sex organs are testes तो ये क्या होगा, मेल, और अगर इसमें प्रेजेंट हुई ओवरीज तो फिर ये क्या होगी, फीमेल। As far as a fertilization is concerned, तो fertilization is usually internal, और इस particular internal fertilization के result में they will give rise to a fertilized egg, और उस fertilized egg की अगर मैं डेवलपमेंट देखूं तो वो कैसी है, इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑर्गेनिज्म स्टॉप ओवर स्टेजेस से गुजरेंगे, और आपको पता है कि जब भी स्टॉप ओवर स्टेज इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली दे विल गिव राइज टू व्हाट, द लार्वी। तो इसमें लार्वी बनते हैं। सो दैट इज इंफॉर्मेशन दैट इज बेसिकली गिवन इन योर बुक। और वही बात है कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह की मुझे सिर्फ ज़्यादा बातें आपको बुक तक कॉन्फाइन रखनी है। So let's jump to the next topic, and that very topic is classification. हमने आप लोगों की बुक के मुताबिक ही सिर्फ पढ़ाना है, तो उसमें आप लोगों को डिस्कस करनी है कितनी क्लासेस, टोटल 3, अदरवाइज देयर आर 6 क्लासेस। सो आप लोगों को उन 6 क्लासेस में से 6 के नेम्स भी वो नहीं चाहिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस के नेम्स चाहिए और उसकी कुछ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को माइंड में रखनी है। तो पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा, राइट। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोडा को देखिए तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अनलाइक योर बुक आप लोगों को मैं पहले एग्जाम्पल मीन्स उनकी जो मिसालें हैं वो लिख दूं, सो दैट कि अगर आपके माइंड में वो पिक्चर होगी तो आप उन पर्टिकुलर पिक्चर को माइंड में रख के उसकी कुछ फीचर्स खुद भी ले सकते हो। तो आई वॉन्ट टू प्लेस एग्जाम्पल्स और द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एट फर्स्ट। सो जो सबसे पहली मेरे पास एग्जाम्पल है उसका नाम है हेलिक्स एस्प्रा, हेलिक्स एस्पर्सा। और ये जो हेलिक्स एस्पर्सा है इसका जो नाम है गार्डन स्नेल, दैट इज गार्डन स्नेल, यानी कि जो हमारी स्नेल है और जो हमारी स्लग है, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल। आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देखें, दिस इज द इमेज ऑफ व्हाट हेलिक्स एस्पर्सा दैट इज कॉल्ड द गार्डन स्नेल। और अब आप देखिए इस इमेज को, दैट इज रिगार्डिंग द स्लग,
और इट इज ऑल्सो नोन एज लाइमेक्स। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है, और इन एग्जाम्पल्स अपने इन पिक्चर्स को माइंड में रखने के बाद हम इससे कुछ एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं। याद रखिएगा कि मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं अगर आपको 3 क्लास से पढ़ा रहा हूँ या 4 क्लास से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को उनके जितने भी पैरामीटर स्टडी करें सबका कंपैरेटिव एनालिसिस दें। तो हम क्या करेंगे कि हम सिमेट्री, उसके बाद उसके डायग्नोस्टिक फीचर या डायग्नोसिस, फिर हम उसकी हैबिटेट, और फिर हम उसकी रेस्पिरेशन, और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दैट इज लोकोमोशन। तो हम इनको आपस में कंपेयर कर लें, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि इस ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री कैसी है। बात आपने गौर से सुननी है, बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, माइंड में रखने वाली है कि अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि जो ही हम लोग फाइलम प्लेनेरिया से आगे मूव हुए तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी हो गई थी, बाइलेटरल। लेकिन आपको ये वाली बात भी याद है कि हमने ये बोला था कि इस पर्टिकुलर ग्रुप जिसे हम गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं वहां पे एक फिनोमिना ऑपरेट हुआ था, एंड दैट वेरी फिनोमिना वाज टॉर्शन, राइट। उस पर्टिकुलर टॉर्शन के प्रोसेस की वजह से इन पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोड्स की सिमेट्री लॉस हो गई थी। तो हम लिखेंगे कि सिमेट्री इनिशियल कैसी है, बाइलेटरल, ठीक है, बट फाइनली इट इज एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल होने की वजह मैंने आप लोगों को बताई है, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज टॉर्शन, ठीक है। व्हाट इज देयर डायग्नोस्टिक फीचर, अभी डिस्कस हुआ, यस एक्सेलेंट, आपने बिल्कुल ठीक जज किया है कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो सबसे बड़ी पहचान है कि दे हैव गॉट द एक्सटर्नल कॉइल्ड शेल्स। इनका एक ही शेल होता है, और इस पर्टिकुलर कॉइल्ड शेल की सबसे बड़ी फीचर यह है कि उन्हें हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है। इस पर्टिकुलर शेल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट फ्रेगमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एनिमल होगा। एनिमल अपने आपको उसमें छुपा भी सकता है, और जब खतरा टल जाएगा तो अपने आपको उसमें से बाहर भी निकाल सकता है। तो ये उनका बड़ा एक यूनिक फीचर है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्रोटेक्शन, राइट। एंड देन इफ यू लुक एट द हैबिटेट, दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेकिन अगर ये टेरेस्ट्रियल हुए तो फिर ये पानी के बहुत ज्यादा क्या होंगे, पास होंगे, दे आर नॉट वेरी फॉर अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज। एंड इफ यू लुक एट देयर रेस्पिरेशन, तो वेरी सिंपल, अगर तो ये हुए मेरे पास एक्वाटिक, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे बाय मींस ऑफ नन अदर देन गिल्स। तो ये गिल से रेस्पायर करेंगे, ठीक है। और अगर ये एक्वाटिक ना हुए बल्कि टेरेस्ट्रियल हुए तो डेफिनेटली इनकी जो मेंटल कैविटी है वो उसमें रोल प्ले कर रही होती है। ये आपको याद होगा कि हमने इनके बात की थी बुक लंग्स के बारे में। अब आपने जरा एक बात को गौर से सुनना है कि मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप इनकी लोकोमोशन को देखोगे तो दे हैव गॉट ओनली 1 फुट, इनका सिर्फ और सिर्फ 1 पांव है, ओनली 1 फुट, only 1 foot, and that very foot is asymmetrical। और आपको याद होगा मैंने एक टर्म यूज की थी undulating movements, कि इनकी जो imbalanced movement है that is called as undulating movement। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए आप इस वीडियो को देखें कि ये एक पर्टिकुलर मेरे पास गार्डन स्नेल है, जब भी हम इसको टच करते हैं तो ये इसकी मूवमेंट कैसी एबनॉर्मल है, एब्रप्ट है, इसमें कोई तरतीब नहीं पाई जा रही है, इसलिए हम इसे अंडुलेटिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। और वजह क्या है, सिर्फ एक वेंट्रल मस्कुलर फुट। नाउ वी वांट टू जंप टू नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लास बाइवेल्विया। दैट वेरी क्लास बाइवेल्विया नेम इंडिकेट कर रहा है कि जब मैं वर्ड यूज करता हूं बाय तो इसका मतलब है टू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर परफेक्ट कि बाय का मतलब होता है मेरे पास टू, और वेल्व्स मीन पीसेस। ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इसमें किस चीज के 2 पीसेस हैं, तो आंसर इज कि इनके शेल के 2 पीसेस हैं। दे हैव गॉट, जैसे आपको याद है लास्ट क्लास में शेल कैसा था, कॉइल्ड, लेकिन इस वाले केस में जो शेल है वो कॉइल्ड नहीं है बल्कि उसके हमारे पास 2 पीसेस है, राइट। और इस पर्पस के लिए आप लोग
एग्जाम्पल दिख रहे हैं, नंबर 1 मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, और जो पहली एग्जाम्पल है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एज माइटिलस, माइटिलस, एंड द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिया. And if you want to know the meaning of Austria or you want to listen कि Austria क्या होता है, तो ये होता है my dear students what? Very famous, जिसे हम सिप या मोती बनाने वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट? ओएस्टर भी कहा जाता है इसको, राइट? ऑस्ट्रिया इसका बायोलॉजिकल नेम है, ओएस्टर इसका कॉमन नेम है, और माइटिलस इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स. If you look at their symmetry is always bilateral. इनकी symmetry हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट्स? Bilateral. लेकिन इनकी जो इनका जो ऑर्गेनिज्म है it is definitely not very circular but it is compressed, right? Compressed organism है. और जो इसका diagnostic feature मैंने अभी आप लोग डिस्कस किया कि their diagnostic feature is presence of what? External shell, and that very external shell it has got 2 pieces. ये बिल्कुल 2 पीसेस होते हैं और ये अपनी डॉर्सल साइड से अटैच होते हैं, और इनको हम वेंट्रल साइड से एक दूसरे से दूर कर सकते हैं यूजिंग यू कैन से मसल्स, और इन मसल्स को हम लोग एडक्टर मसल का नाम देते हैं, राइट? अगर हम इस सर्जरी करेंगे तो आप लोगों को इस शेल के अंदर वाली साइड पे एक ऊपर और एक नीचे मसल नजर आएगा. जब ये वाले मसल रिलैक्स होते हैं तो ये शेल के 2 पीस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ऑर्गेनिज्म अपने विसरा को, अपने सॉफ्ट बॉडी पार्ट को बाहर निकाल सकता है, लेकिन जो ही खतरा होगा ये अपने विसरा सॉफ्ट बॉडी पार्ट को अंदर की तरफ रिट्रैक्ट कर लेगा और इन एडक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इट विल रिमेन सेफ at least from those organisms के जिनकी force definitely इस एडक्टर मसल से कम है. If you look at their habitat, तो these organisms they are basically aquatic. ये organisms सारे के सारे aquatic organism हैं. None of them is present on the face of land, that is a terrestrial. And if you look at their respiration, you very perfect. The organ of respiration is nothing other than what? The gills. तो ये गिल्स से ही रेस्पायर करते हैं, और जो गिल्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द कैविटी दैट इज कॉल्ड एज अ मेंटल कैविटी. एग्जांपल्स दोबारा बोल रहे हैं. एग्जांपल्स इसकी 2, वन ऑफ देम इज माइटिलस दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, जिन्हें हम लोग मसल्स बोलते हैं, और ऑस्ट्रिया जिन्हें हम लोग सीप या हम मोती बनाने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. नाउ वी वांट टू द लास्ट क्लास एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेफलोपॉड्स. और आपको पता है कि जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ सेफेलिक रीजन, तो इसका मतलब मेरी खोपड़ी, मेरा हेड रीजन. तो ये वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके पास एक बहुत बड़ा सर मौजूद है. सेफेलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेरे पास हेड, यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म मिले और उसका सर बहुत बड़ा हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा? सेफलोपॉड होगा. और इसी एग्जाम्पल हमारे पास आपने दोबारा देखनी है. वन ऑफ देम इज लॉलीगो, राइट? एंड यू नो वेरी वेल कि हम लॉलीगो को आम जबान में स्क्विड बोलते हैं, राइट? लॉलीगो और द स्क्विड. एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल इज none other than sepia. Whenever we use the term sepia, इसका मतलब होता है कि we are talking about cuttlefish, right? And last but not the least is the octopus. And what is the name of this particular? You can say Nautilus. Right. तो ये मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं. मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते. अगर आप नहीं जानते तो दोबारा से देखिए. Look at this very image. It is for loligo. It is also called squid. Number 2 is a sepia, also known as a cuttlefish, and last one is octopus, known as nautilus. अब इन तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि जो फिशरमैन होते हैं, जिसे हम मछुआरे बोलते हैं, दे नॉर्मली कॉल देम एज इंक फिश, बिकॉज आपको पता है कि जब कभी भी खतरा होता है तो ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग में एक ब्लू कलर का इंक रिलीज करते हैं,
ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज हो जाता है, और कैमोफ्लेज होने के बाद जब तक बादल छटेंगे मीन ब्लू इंक के, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म एस्केप करके कहीं से कहीं निकल चुका होगा। तो इनका बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी एक मैकेनिज्म है, इसीलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं, इंक फिशेस। सिमेट्री की बात की जाए तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर डेफिनेटली बायलैटरल सिमेट्रिकल, और ये पूरी जिंदगी बायलैटरल ही रहते हैं। एंड इफ यू लुक एट देयर डायग्नोस्टिक फीचर, तो वेरी सिंपल, दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली they lack external word shell, external shell नहीं होता, plus they have got internal shell। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो फिर क्या है, इंटरनल शेल है, और इंटरनल शेल भी पूरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फाइंड है कहाँ, टू द हेड रीजन, और quite often even it is also absent। So ये मेरे पास perfect soft bodied organisms हैं, and if you look at their habitat, so they cannot exist on land, they are 100% aquatic organism, they are 100% aquatic organisms। और मैं अगर ये कहूँ कि most of them they are marine aquatic, तो ये भी गलत नहीं होगा। आपको याद है हमने पहले वाली क्लास में ये पढ़ा था कि उनके पास एक क्या प्रेजेंट होता है, फुट, और उस पर्टिकुलर फुट की मदद से ये मूव करते हैं इन अ इम्बैलेंस्ड वे। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, दैट इज द स्क्विड्स, सो दे आर द मोस्ट यू कैन से वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म इन द टर्म ऑफ देयर मैन्यूवरेबिलिटी, इन द टर्म्स ऑफ देयर मूवमेंट, दे आर द फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल मोलस्क। तो हम बोलेंगे कि दे आर वेरी स्विफ्ट स्विमर्स, दे कैन स्विम, दे कैन वॉक, दे कैन प्रोपेल लाइक अ जेट, so they are the most versatile in the terms of their locomotion। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे बाइवेल्विया की, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी एडक्टर मसल की मदद से ही उछलते कूदते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑर्गेनिजम्स। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट। फाइलम मोलस्का की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता है, जब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक सी, तो इसका मतलब है कि हम पैसा कमाने की या पैसा के लॉस होने की बात करेंगे। तो डेफिनेटली जब ये ऑर्गेनिज्म मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी वजह से मेरा लॉस होगा, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये उसका हार्मफुल इकोनॉमिक इफेक्ट है। और अगर मैं उनको बेच के उनसे कोई चीज गेन कर सकता हूँ, पैसा गेन कर सकता हूँ, तो उसका मतलब है कि इसका यूजफुल इफेक्ट है। तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स किसी भी फॉर एग्जाम्पल गार्डन स्नेल को, तो स्नेल्स की सबसे बुरी बात ये है कि ये मेरे प्लांट्स की रूट्स को और मेरे प्लांट के स्टेम्स को कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जाहिर है ये मेरे गार्डन को खराब करते हैं, राइट। तो इनका एक बैड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास शिप वर्म्स होते हैं, शिप और यू कैन से स्लग्स होती हैं, और ये पर्टिकुलर जो शिप स्लग्स हैं ये खराब कर सकती हैं। जाहिर है तो पुराने दौर के शिप्स को कि ज़ाहिर जो लकड़ी के बने होते थे और ये लकड़ी के ऊपर रहते थे, सर्वाइव करते थे, और हमारी लकड़ी को गिला छड़ा देते थे, तो इस तरीके से हमारी जो बहुत सी शिप्स थी वो डूब जाती थी या ख़राब हो जाती थी। लेकिन चूंकि आज हमारे पास जाहिर है एक और बेटर सुपीरियर मेटल आ गई है, तो आमतौर पर ये हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल पुराने दौर में ये जो शिप्स लग्स थी ये बहुत से शिप्स के डूबने और टूटने का बहुत बड़ा एक जरिया हुआ करती थी। अब हम चलते हैं इसके कॉस्ट इफेक्टिव यूजफुल इफेक्ट की तरफ। तो अगर मैं यूजफुल होने की बात करूं तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल एज वेल, बिकॉज की नंबर एक बात ये है, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर सोर्स ऑफ वेरी वैल्यूएबल यू कैन से बीड्स। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो यहाँ पे ये जो मोहतरमा है ये इस वक्त एक समंदर के शैलो वाटर में क्या कर रही हैं, अपने सर्च कर रही हैं, और सर्च करने के बाद इन्हें यहाँ से मिल जाते हैं ये कुछ ओएस्टर्स। और आपने देखा कि ये ओएस्टर माइटलस नहीं है, ये ओएस्टर्स हैं। तो इन पर्टिकुलर ओएस्टर्स को लुक एट दिस के जो मोहतरमा है अब इनके एजेस को ब्रेक कर रही हैं, और ब्रेक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नाइफ ये उन्हें खोलती हैं, और खोलने के बाद इसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट के अंदर इंटेग्रल्ड होता है ये वाला पर्ल। तो ये बड़ी वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा प्रेशियस बिकते हैं ये, और जाहिर है हमारी ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आपने देखे होंगे कि खासतौर पे हमारे कराची के साहिल पे बहुत से लोग होते हैं जो स्नेल जो स्नेल होती है उसके शेल से बने हुए
बहुत से ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं और ज़ाहिर फिर उनको बेच के वो पैसे कमाते हैं। तो ये एक ऑर्नामेंटल चीज़ भी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। और किसी ज़माने में मुझे याद है कि इन पर्टिकुलर सीप को हम प्रो के किस्म धागों में और नायलॉन की तारों में हम लोग बड़े खूबसूरत किस्म के कर्टन्स भी बनाया करते थे, पुराने दौर की बात है। तो इस तरीके से बहरहाल लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटी, लेकिन ये तो वो चीज़ है जो कि लो लेवल पे इस्तेमाल हो। लेकिन अगर हम देखें तो नेशनल लेवल के ऊपर जाके आप लोगों को अमेरिका जैसे कंट्री में आपको नजर आएगा कि इन पर्टिकुलर शेल्स को क्रश किया जाता है और क्रश करने के बाद इसमें टार मिलाई जाती है और टार मिलाने के बाद इनसे रोड्स बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपको पता है कि सी फूड में इन ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा शौक से खाया जाता है और इन्हें खाने वाले लोग भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं और इनका पकाने का तरीका भी बहुत स्पेसिफिक होता है। इवन जो बहुत से रेसलर टाइप ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने आप को बड़ा निंजा का एक्सपर्ट कहते हैं, उनकी सक्सेस को समटाइम अवॉर्ड ही तब माना जाता है या किया जाता है कि जब ये इस किस्म के ऑक्टोपस को जिंदा खा के दिखाते हैं। तो दे हैव गॉट tremendous, you can say, application in the terms of bravery and in the terms of food, particularly in the eastern countries and even in case of America and few places at Africa. आमतौर पे जो हमारा कंट्री है या हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आमतौर पे इन ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे होते, लेकिन बहरहाल दे आर सोर्स ऑफ फूड। इंटरेस्टिंग फीचर लास्ट का टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको डेफिनेटली यहीं पे चाहूंगा कि मैं आपको कहूँ खुदा हाफिज। और इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ इस एक वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको क्या नजर आया, लुक एट दिस, कि इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो दैट इज वेरी मार्वेलस ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नदर देन द ऑक्टोपस। दिस ऑक्टोपस इज यू कैन से वेरी वेरी कैपेबल, उसमें बिल्कुल सही तो मौजूद है कि ये अपने आप को कैमोफ्लॉज कर ले। कैमोफ्लॉज का मतलब है रंग को बदल ले। देखिए कैमोफ्लॉज का मतलब सिर्फ रंग बदल नहीं होता, बल्कि एक टर्म हम यूज करते हैं मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है अपने आप को कॉपी करना। लुक एट दिस, के इस ऑर्गेनिज्म में ये सबसे बड़ा फीचर है कि अगर किसी करीब कोई प्लांट होगा तो ये अपने आप को प्लांट जैसा कर लेगा, अगर इसके पास कोई स्टोन है तो अपने आप को स्टोन जैसा कर लेगा, और अगर ये हमारे शैलो वाटर में पेबल्स भी पत्थरों के दरम्यान में है तो अपने आप को पत्थरों जैसा कर लेगा। ये अपने रंग को भी बदल सकता है। ये जो कैमोफ्लॉजिंग एबिलिटी है इट इज मार्वेलस और ये आप लोगों को किसी और ग्रुप में इतनी ज्यादा प्रोनाउंस नजर नहीं आती है, राइट। तो पहला इंटरेस्टिंग फीचर हमारे पास इसका क्या है, ये है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें दूसरा फीचर मेरे पास क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जब कभी भी इन ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कोई थ्रेट तो ये एक इंक रिलीज करते हैं। लुक एट दिस, और इस पर्टिकुलर फॉर द सेकंड इंटरेस्टिंग फीचर दैट इज कॉल्ड एज इट्स एस्केपेबिलिटी, हम इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में यू कैन सी कि जब कभी भी इस ऑर्गेनिज्म मीन इंक फिशेस को खतरा होता है तो ये रिलीज करती है एक ब्लू कलर की इंक इन इट्स सराउंडिंग, और जो इसका प्रेडेटर है मीन्स वो शिकार करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो इसी में उलझ जाएगा। एंड लुक एट दिस हाउ यू कैन से सिंपली हाउ इजीली दिस पर्टिकुलर इंक फिश कैन एस्केप फ्रॉम हियर। तो ये हमारे पास इसके दो बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, राइट। इन द फीचर्स के साथ आई विल रिकमेंड फॉर यू पीपल कि आप इंटरेस्टिंग यू कैन से मोलस्क लिखकर यूट्यूब को जरूर विजिट करें और आपको नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने इन ऑर्गेनिजम्स को इस तरह की और बहुत सलाहियतों से नवाजा है। Those are really making it a very wonderful organism on the face of earth। और एक और वीडियो दिखाती है हम, आई विश कि आपको वीडियो को और दिखा दी जाए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म साबित कर रहे हैं कि सिर वड्डे सरदारां दे ते पैर वड्डे गवारां दे। यानी कि अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जिनका इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा सर है तो दे आर लिटरली डूइंग मार्वल्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। कि ये वाले ऑर्गेनिज्म हमारी इस वीडियो में नजर आ रहा है कि दे कैन आइडेंटिफाई द सिंबल्स, they can carry out some very simple sort of you can say calculations। और सबसे अहम बात यह है कि they are so intelligent कि अगर आप इनके सामने कोई काम कर दें, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, कि दिस पर्टिकुलर ऑक्टोपस कैन इवन ओपन द जैम बॉटल। तो ये डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रेन को ज़ाहिर है डिस्प्ले करते हैं। सो मैं फिर ही बोलूँगा कि दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो गई है। इन ऑक्टोपस की दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है। आपको इसमें झांकने की ज़रूरत है और इसके लिए डेफिनेटली आप डिफरेंट किस्म के सर्चेज को इस्तेमाल करें और अपने नॉलेज को ज़रूर क्या करें, जिला बख्शे। इस दुआ के साथ कि आपका इल्म ऐसे ही बढ़ता रहे और आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे जो आपको इनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें, और आप अपने वालिदैन का अपना बहुत ख्याल रखें। आई वुड लाइक टू से यू बाय बाय।